हेलो बच्चों, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रिएक्शन पे बेस्ड करने वाले हैं। इससे पहले कि यदि लास्ट 2-3 लेक्चर की बात करूं तो हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस टॉपिक का नाम नया रहता है लेकिन अपने को अप्लाई करना पड़ता है जो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं उसी कॉन्सेप्ट को। तो आज भी हमारा जो लेक्चर होने वाला है इसमें भी बस टॉपिक का नाम नया होगा, लेकिन अंदर से बेसिक्स की बात करूं तो कुछ भी नया हम पढ़ाने वाले आपको नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आज में, या फिर आप बात करो कोई बुक उठाकर बनाते हो तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे बेस्ड, परसेंटेज प्योरिटी पे बेस्ड। मतलब ये कि कोई एक सैंपल लिया गया है जिसमें 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा ए एंड बी का एक मिक्सचर है, उसमें ए का परसेंटेज क्या है, बी का परसेंटेज क्या है। बहुत बार सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि कोई एक सैंपल लिया गया है और उस सैंपल का जो प्योरिटी था 80% था, ऐसा। तो प्योरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन से रिलेटेड सवाल बनते हैं। अच्छा, ये सब चीज क्या है, पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, बस सुनने में नया है कुछ भी नया नहीं। इस पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, थ्योरी बताने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप यार थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग फिर से उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलो यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार आप लोगों को मैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कुछ। हीटिंग इफेक्ट मतलब कि जब किसी सॉल्ट को हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से क्या प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें हमें अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का हीटिंग। ठीक है ना। सबसे पहले कार्बोनेट का हीटिंग, कार्बोनेट कहे तो CO3 कहने का मतलब ये, मान लो यार मैं सोडियम कार्बोनेट को हीट कर रहा हूं तो सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें क्या मिलने वाला है। तो ऑलरेडी यार रिएक्शन आप लोग 10th में पढ़े होगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि नहीं पढ़े हो, पढ़े होगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है यार, रिएक्शन जनरली याद करते भूल जाते हैं। तो इसीलिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको रिएक्शन बता रहा हूं, जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो। और अभी जो मैं रिएक्शन बताने वाला हूं ना, केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे आपको 12th के लास्ट तक यह जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैं जिस तरीके से, जिस सिस्टम में बता रहा हूं ना, आपको उसी तरह से रिएक्शन को याद रखनी है ताकि आगे आप भूलो ना इन रिएक्शन को। तो देखो यार, कार्बोनेट रिएक्शन थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का आइडिया होगा यार। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप जानते हो ना। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप यही एलिमेंट्स आते हैं फर्स्ट ग्रुप में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप के जो भी कार्बोनेट, मैं भी कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट देख रहा हूं, Na2CO3, K2CO3, इसके बाद रुबिडियम कार्बोनेट Rb2CO3, फिर इसके बाद सीजियम कार्बोनेट CH2CO3। मेरा सवाल ये है कि जब इनको हम लोग हीट करते हैं, लाइक Na2CO3 को मैं मान लो हीट कर रहा हूं, तो हीट करने पे ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, आपको कोई आइडिया है? नहीं, आपको अभी आइडिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Na2CO3 को जब हीट किया जाता है तो ये हीटिंग के बाद कुछ भी नहीं बनाता है, मतलब यहां पे नो रिएक्शन में लिख दूंगा, समझे। Na2CO3 को हीट करने पे कुछ भी, केवल Na2CO3 के साथ नहीं, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सभी को यदि मैं हीट कर दूं तो हीटिंग के बाद ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होता है यार, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम। मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जितने भी है, लिथियम को छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके अभी मैं लिखवा दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो लिथियम को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स के कार्बोनेट होते हैं ना, उनको हीट करने पे कोई इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता है, मतलब रिएक्शन ही नहीं होता है, समझे ना। तो इसीलिए ये किसी को भी हीट कर लो, यहां पे नो रिएक्शन। लेकिन इसमें से लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, ठीक है, और बाकी जितने भी कार्बोनेट होंगे, बाकी जितने भी कार्बोनेट है उसको यदि हीट करता हूं तो वो मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लाइक Li2CO3 को मैंने हीट किया, हमें क्या मिल जाएगा, Li2O प्लस CO2, मतलब जो मेटल है उसका ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लिथियम को छोड़ के बाकी तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन लिथियम और इसके अलावा जो भी कार्बोनेट बनाता है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट में आ जाओ, कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। देखो यार रिएक्शन में बैलेंस, अच्छा ये तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस ही था, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, इसी तरह से मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट है हमारे पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट कर दूंगा तो हमें क्या मिलने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है। इसी तरह से मान लो यार मैं
लेड कार्बोनेट हमारे पास है, लेड कार्बोनेट को हीट कर दिया तो क्या मिलने वाला है, PbO। देख यार ये सब फॉर्मूला बनाने आना चाहिए यार तुम लोग को। लीड ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लीड का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो 2 2 कट के 1 1, तो इसलिए PbO और प्लस यहाँ पे क्या मिलने वाला है, CO2। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को कि इस फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम को छोड़कर बाकी एलिमेंट का कार्बोनेट हीट करेंगे तो नो रिएक्शन, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सभी लोग ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें एक और एक्सेप्शन, थर्ड, सिल्वर कार्बोनेट यदि हमारे पास Ag2CO3, इसको हीट कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको मैं हीट करता हूं तो देखो यार बनना क्या चाहिए था, मैं यदि ये वाला रूल लगाऊं तो बनना क्या चाहिए था, AgO बनना चाहिए था प्लस CO2 बनना चाहिए था, यही बनना चाहिए था ना। मैंने तो क्या बोला था हम लोगों को कि जब इसको हीट करता हूं तो ये नो रिएक्शन, लेकिन बाकी यदि कार्बोनेट को मैं हीट करता हूं तो ऑक्साइड प्लस CO2 बनना चाहिए। चलो यार ऑक्साइड प्लस CO2 बना दिया, लेकिन आपको याद रखनी है कि सिल्वर का ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड नोट करके लिख लो यार तुम लोग, सिल्वर का ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड जो है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब ये कि हीट जब हम दे देते हैं तो ये हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये मेटल प्लस ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाता है। मतलब जैसे इस ऑक्साइड को हीट मिलता है तो ये Ag प्लस O2 में ब्रेक कर जाता है और मर्क्यूरी जो है वो Hg प्लस O2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे आपको अलग से बता दिया। अब यहां पे तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे Ag प्लस O2 प्लस CO2, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्शन को बैलेंस में नहीं कर रहा हूं, अच्छा यहाँ O2 प्लस आ जाएगा ना, तुम लोग को दिख ना रहा ना, नहीं दिखे तो बता देना। और एक और फिर HgCO3, मर्क्यूरिक कार्बोनेट बोल सकता हूं मैं। Hg भी यार दो वैलेंसी शो करता है, +1 एंड +2, +1 वाले को मर्क्यूरस कह दूंगा एंड +2 वाले को मर्क्यूरिक कह दूंगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड यार। इसको हीट करूंगा, बनना क्या चाहिए था, बनना चाहिए था HgO प्लस CO2, बट मैंने आपको बताया कि सिल्वर का ऑक्साइड और मर्क्यूरी का ऑक्साइड यदि कहीं बने तो अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है मेटल प्लस ऑक्सीजन में। मतलब यहां पे बनना चाहिए था तो ये, लेकिन इसको मैं हटा दूंगा तो ये जो HgO बन रहा था ये O2 में ब्रेक डाउन कर जाता, मतलब मेटल अलग हो जाता है बस। तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया कार्बोनेट का, जो कि आपको याद रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, वो हीट करने पर नो रिएक्शन। लिथियम एंड अदर कार्बोनेट्स, सेकंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का, कोई भी ग्रुप का कार्बोनेट हो, वो हीट करने पे बनाता है ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर थर्ड केस आपको याद रखना है, सिल्वर और मर्क्यूरी का जो कार्बोनेट होता है वो हीट करने पे मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझे? हाँ, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मतलब कि कौन से कार्बोनेट है, मान लो यार 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, एक ऑप्शन दे दिया जाए Na2CO3, Li2CO3, CaCO3 एंड सिल्वर कार्बोनेट। किस केस में आपको दो गैसेस एज अ प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, दो गैसेस, विच ऑफ दीज कार्बोनेट विल गिव 2 प्रोडक्ट एज गैसेस। 4 ऑप्शन कौन कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिल्वर कार्बोनेट। तो दो गैसेस आपको एज अ प्रोडक्ट कहां मिलने वाले हैं, Na2CO3 में मिलने वाला है क्या, नहीं यार ये तो रिएक्शन ही नहीं होता है। Li2CO3 में नहीं, एक ही मिलेगा केवल, कौन सा, CO2। लिथियम का ऑक्साइड ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है। जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना मेटल के ऑक्साइड, वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का ऑक्साइड भी सॉलिड है, केवल गैसेस CO2 ही मिल रहा है। लेकिन Ag2CO3 का हीटिंग करने से हमें Ag प्लस O2 प्लस CO2 मिल रहा है। यहाँ पे दो गैसेस मिल रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन और सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से यार ये हमारा कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट। तो आप लोग यार अच्छे से इसको नोट कर लो, अच्छे से, क्योंकि ये आपका 2 साल काम देने वाला है। ठीक है, तो चलो यार अब नोट कर लो तुम लोग। नेक्स्ट देखो यार हीटिंग इफेक्ट हम लोग बाइकार्बोनेट आयन का देखेंगे। बाइकार्बोनेट आयन कहे तो HCO3 माइनस,
ठीक है। तो बाइकार्बोनेट यार बहुत ही सिंपल, आपको याद रखना है जब भी कोई बाइकार्बोनेट आए तो ऑलवेज कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बनाता है। जब भी किसी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे 3 प्रोडक्ट मिलता है, कौन कौन सा? फर्स्ट उसी मेटल का कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। याद रहेगा इतना? याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। जैसे मैं मान लो यार, मैं लिख देता हूँ यार, एनी बाइकार्बोनेट गिव्स कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। जैसे मैं मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं, इसको हीट करूं, हीट करने पे क्या मिलेगा? सबसे पहले मेटल जो है उसी का कार्बोनेट मिलेगा। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे इस पे बेस्ड। H2O प्लस CO2। फिर इसी तरह से मान लो यार मैं किसी दूसरे मेटल कार्बोनेट की बात कर लूँ, लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करूँ, बाइकार्बोनेट HCO3 का वैलेंसी 1 होता है और कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका वैलेंसी 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला ये होगा। ठीक है, इतना तुम लोगों को अब समझ में आना चाहिए। फार्मूला लिखना ऑलरेडी हम बेसिक लेक्चर में समझा चुके हैं। इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले तो मेटल जो दिख रहा है उसी का कार्बोनेट बना देना, बना दो यार, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अब H2 मतलब क्या H2O प्लस CO2 मिल जाएगा। बस यही करना था। और इसके अलावा याद रखना कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन मान लो यार नया नया रिएक्शन मिल जाए, तो कहीं भी यदि प्रोडक्ट में H2CO3 मिल रहा है ना और हीटिंग यदि चालू है, ठीक है, तो H2CO3 जो है वो H2O एंड CO2 में ब्रेक कर जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, सिल्वर का ऑक्साइड और मर्क्यूरी का ऑक्साइड ये अनस्टेबल होता है, ये Ag+O2 एंड Hg+O2 में ब्रेक डाउन कर जाता है। उसी तरह से यदि H2CO3 कहीं बनता है तो वो H2O प्लस CO2 में ब्रेक डाउन कर जाता है, ये अनस्टेबल होता है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए आप चलो यार, यही आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट में जानना था, जो आपके लिए फिलहाल जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो यार आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक दो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। देखो यार, एक अच्छा सा सवाल यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, एडवांस टाइप का मैं बोल सकता हूँ या JEE मेन लेवल टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो इसलिए अच्छे से समझना। मिक्सचर ऑफ, पहले तो यार तुम लोग खुद से भी कोशिश करना, ठीक है ना, मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को स्टार्ट हो जाना है। मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड NaHCO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव CO2 एंड H2O इन 3:1 मोल रेशियो। द वेट परसेंट ऑफ NaHCO3 प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज, ऑप्शन दिया है 30%, 80%, 40% एंड 50%, ये ऑप्शन गिवन है। चलो यार सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मिक्सचर है किसका किसका, MgCO3 और NaHCO3 का मिक्सचर है। देखो यार, इस तरह का सवाल में आपको स्टेप किस तरह से लेना है जरा समझने की कोशिश करना है यार तुम लोग। MgCO3 एंड NaHCO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट गिव्स CO2 एंड H2O इन 3:1 मोल रेशियो। देखिए हम इसको हीट किए, हीट करने पे हमें क्या मिल रहा है, CO2 मिला और H2O मिला, इसके अलावा भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो CO2 और H2O मिल रहा है ना उसका मोल रेशियो दिया हुआ है 3:1। 3:1 का मतलब CO2 3 है और H2O 1, 3:1 रेशियो। तो देखो जब भी कोई मिक्सचर दिया है ना, गैसेस का मिक्सचर या कोई भी दो सॉल्ट का मिक्सचर दिया है और उसको हीट किया जा रहा है या फिर उसके साथ कुछ उसका कंबसन भी हो सकता है, कराया जा रहा हो, कंबसन का मतलब O2 के साथ रिएक्शन भी कराया जा सकता है। तो जब भी 2-3 सब्सटेंसेस को एक साथ एक ही मतलब वेसल में रख के रिएक्शन कराया जा रहा है, तो ऐसे में आपको हर एक सब्सटेंस के साथ इंडिविजुअली डील करना है। इंडिविजुअली डील करने का मतलब क्या है, मतलब ये कि MgCO3 और NaHCO3 दोनों को स्ट्रांगली हीट किया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ हीट नहीं करने वाले, हम पहले MgCO3 को अलग हीट करेंगे, NaHCO3 को अलग हीट करेंगे, ऐसा समझे ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, MgCO3 का हीटिंग इफेक्ट लिखूंगा। और MgCO3 को यदि मैं हीट करता हूँ, तुम लोग बता दो क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो यार मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का हीटिंग से MgO प्लस CO2 मिलने वाला है, समझे। फिर दूसरा NaHCO3 का हीटिंग है, तो हम इंडिविजुअली सबको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। मान लो यार बहुत बार क्या होता है, दो सब्सटेंसेस दे देंगे, उनका कंबसन कर, उनको बर्न किया जा रहा है, ऐसा भी लिखा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस था उनको अलग अलग O2 के साथ रिएक्ट करवा के रिएक्शन को लिखेंगे, एक एक स्टेप करके लिखेंगे, समझे ना, इससे प्रॉब्लम आसान हो जाता है। NaHCO3 को हीटिंग किया तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यार, Na2CO3 कार्बोनेट मिलता है प्लस H2O, अभी बताए थे ना ऊपर, प्लस CO2 मिलता है। चलो रिएक्शन को बैलेंस कर लो यार।
यहाँ रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, कार्बन 1 एंड 1 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 3 एंड 3, बैलेंस है, बहुत अच्छा बात है यार। अब आगे देखो यार, हमारे पास ये 2 रिएक्शन है, यहां से H2 और CO2 कैसे मिल रहा है, समझ में आ गया ना। हाँ, हमें देखो यार बताना क्या है, वेट परसेंट ऑफ NaHCO3 प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अच्छा, वेट परसेंट बताना है, किसका वेट परसेंट बताना है, NaHCO3 का बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो जिसका वेट परसेंट बताना है ना, उसको आपको पहले मान लेना है x y z जो भी हो। तो हमें यहाँ वेट परसेंट NaHCO3 का बताना है, इसका मान लेता हूँ x, और टोटल मास ऑफ द मिक्सचर क्या मान लिया जाए, परसेंटेज के टर्म में हमें बताना है। तो टोटल मास मान लेते हैं 100, कोई दिक्कत तुम लोगों को, 100 मान लेते हैं। 100 में से NaCO3 x आ गया, तो MgCO3 कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा, 2 ही का तो मिक्सचर है, तो इसलिए ये x है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 100 माइनस x। ओके यार, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ठीक है ना, और ये वाला मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा NaCO3 2, यहाँ पे हीटिंग किए, यहाँ से मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये CO2, ठीक है। चलो अब समझना यार तुम लोग थोड़ा, इसको मैंने x मान लिया, तो ये हो गया 100 माइनस x। क्यों ऐसा हुआ तुम लोग समझ रहे होगे उम्मीद है। अब यहाँ पे हीटिंग किए, हमें मिला ये मिला, कोई मतलब, ठीक है। अच्छा, ये जो 100 माइनस x और ये जो x है, ये क्या मैंने माना, मास को मैंने माना, वेट को मैंने माना। यदि मैंने वेट माना यहाँ पे, यदि मैंने वेट माना, तो यहाँ से CO2 कितना बनेगा और H2 और CO2 कितना बनेगा, क्या मैं बता सकता हूँ, नहीं। यदि हमें वेट पता है ना, तो मैं नहीं बता सकता, हमें फिर पता होना चाहिए क्या, मोल पता होना चाहिए। तो अब बात आती है यार, इसका कितना मोल है, हमें मास तो पता है 100 माइनस एक्स, इसका मास तो पता है हमें x, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसका मोल कितना है, इसका मोल कितना है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो चलो यार, अब कैसे मोल निकाला जाए, तो मास पता है यार, मोल बहुत आसान है, कैसे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो, मोल पता चल जाएगा। तो इसका मास तो ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, डिवाइड कर देना है। अब Mg CO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा यार, बता दो जरा। तो Mg का कितना होता है 24, प्लस CO3 का कितना हो जाएगा, C का 12, O3 का 16 3 जा 48, तो ये तो हो गया 60 प्लस 24 84 हो जाता है, 84। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 84। तो ये मोल्स ऑफ MgCO3 इन टर्म्स ऑफ x आ गया, समझ रहे हो ना। हाँ यार, अब NaCO3 का मोल्स कितना, मैंने मास को तो मान लिया x, यदि मास x है तो मोल्स कितना हो जाएगा, तो x बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, Na का 23 प्लस H का 1, C का 12 प्लस O3 16 3 या वही चीज हो गया यार, 48 to 60 और प्लस 24 84 ही इसका भी आ गया। मतलब यहाँ पे भी जो मोल्स आएगा x बाय 84 आएगा, या 100 माइनस x बाय 84 आएगा। ये चीज समझ में आया। अब थोड़ा सा सोचो तो समझो सवाल बन गया। कैसे, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, हाँ, CO2 और H2O का मोल रेशियो दिया है। तो यदि मुझे यहाँ से CO2 और H2O का मोल्स पता चल जाए इन टर्म्स ऑफ x, उसको इक्वेट कर देंगे 3:1 के, मतलब 3/1 के। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, और x को ही तो मैंने NaCO3 का मास माना है परसेंटेज। कितना आसान, समझ में आ रहा तो आसान है, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बट कोई बात नहीं यार। आप लोग वीडियो फिर से प्ले करके या फिर से कोशिश करना खुद से सवाल को करने की, तब समझ में आ जाएगा। चलो यार मैं बता देता हूँ, जो नहीं समझे आगे देखो। हाँ, तुम्हें लोग बताओगे मुझे यार, रिएक्शन तो बैलेंस था। यदि ये 100 माइनस एक्स बाई 84 है, हमें MgO Na2CO3 ये सबसे मतलब है क्या, बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन में तो दिया है यार CO2 एंड H2O का मोल रेशियो 3:1 दिया है, तो इसीलिए यहाँ से CO2 का मोल्स कितना आएगा यार, और यहाँ से CO2 और H2O का मोल्स कितना आएगा, इससे हमें मतलब है। तो बता दो यार CO2 का मोल्स कितना आएगा, यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, मतलब जितना मोल्स यहाँ पे उतना ही मोल्स यहाँ पे भी होगा। अब इस वाले में आ जाओ, ये x/84 है, NaCO3 का मोल्स कितना x/84 है, H2O का मोल्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 2 कोफिशिएंट 1, मतलब ये x/84 है तो ये कितना होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, मतलब ये x/84 का हाफ हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
1/2 क्योंकि समझ रहे हो ना, वो 2 मोल है तो 1 मोल है, वो यदि वो x/84 है तो x/84 का हाफ दैट इज 1/2। CO2 का कितना मोल्स का, अगेन यार वो 2 है ये 1 है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा x/84 और इसका भी हाफ। समझे? अब चलो यार इसको मैं मिटा देता फिलहाल। मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ H2O दिया हुआ है 3:1 रेशियो में। CO2 का मोल्स 3, H2O का 1, है ना रेशियो दिया है। अब CO2 का हमने तो MgCO3 और NaSCO3 के मिक्सचर को हीट किया था ना, यदि मिक्सचर को हीट किया तो CO2 का कितना मोल्स आया, H2O का कितना मोल्स आया, क्या मैं बता सकता हूं? यस बता सकते हो। कैसे? हमें पता चल चुका CO2 का मोल्स यहाँ से MgCO3 के हीटिंग से CO2 इतना आया, NaSCO3 के हीटिंग से इतना आया, तो टोटल मोल CO2 कितना हो गया, जस्ट ऐड कर देंगे। कर दो यार ऐड, 100 - x अपॉन में 84, फिर प्लस x अपॉन 84 और इधर में इंटू 2। अब बात आती फिर मोल्स ऑफ H2O कितना है, तो इस वाले रिएक्शन से क्या कहीं H2O आया? नहीं आया, लेकिन NaSCO3 से हाँ H2O आया। कितना आया? x/84 इंटू 2। चलो यार लिखो, तो x/84 इंटू H2O बस एक जगह से आया तो एक जगह से लिखेंगे। मिक्सर को हीट किए ना, तो मिक्सर में CO2 दो जगह से आया, तो टोटल CO2 कितना हो गया, दिस प्लस दिस। H2O तो केवल एक जगह से आ रहा है NaSCO3 के हीटिंग से, तो चलो जो आया लिख दिया, और दिस इक्वल टू हमें पता है 3:1। समझे? अब केमिस्ट्री मेरा काम खत्म, अब मैथ्स वाले सर जीतू सर का काम स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो अब हो गया, समझ रहे? देखिए अब काट छाट करते हैं। 84 उड़ा दे, उड़ गया। हाँ आगे बताओ यार, x/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5x लिख सकता हूँ। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है अपने को, ठीक है, मैं थोड़ा कम स्पेस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे तुम लोग। ये 100 - x ऊपर बचा, ये x/2 है तो इसको मैं 0.5x लिख दूँ, होल डिवाइडेड बाय में क्या बचा, ये भी 0.5x बचा, और इधर 3 है, इक्वल टू में 3 है, तो ये 3 × 0.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 1.5x बच जाएगा। समझ रहे हो? और ये देखो 100, ये माइनस में 0.5x बच जाएगा, और ये 1.5x हो जाएगा। ठीक, -0.5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x। मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 50। इसका मतलब क्या हो गया, NaSCO3 का जो अमाउंट हमने माना था x, दैट इज 50, और टोटल मास मैंने कितना माना था, 100। टोटल मास मैंने माना था 100, जिसमें से x ये था, 100 - x है। हमें परसेंटेज ऑफ NaHCO3 बाय मास बताना है। क्या बताना है, वेट परसेंट ऑफ NaHCO3 प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो वेट परसेंट कितना हो जाएगा, टोटल मैंने माना 100, उसमें से NaHCO3 50 है, कितना परसेंट, 50। देख लो यार, इसको यदि स्टेप बाय लिखना होगा तो परसेंट वेट कैसे निकालेंगे, NaHCO3 का परसेंट निकालना है जो कि है 50 ग्राम, नीचे टोटल मास जो कि 100 ग्राम, और इनटू कर देंगे 100, क्या आ गया 50। ये लिखने का जरूरत नहीं था क्योंकि ऑलरेडी यार हमने 100 में ही मान लिया था x, और 100 मानने का रीजन भी यही था कि जो भी मास आ जाएगा NaHCO3 का वही उसका परसेंटेज भी हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो हमने 100 माना ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो देखो यार, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल और भी लिखेंगे। अच्छा एक चीज, एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, सवाल हो सकता है ऐसा पूछ दिया जाए या फिर आपको मिल भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। सवाल क्या, मान लो यहाँ पे Na2CO3 भी आ सकता था। MgCO3 की जगह पे सवाल में होता कि मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स दिस एंड दैट, ऐसा सवाल होता तो कहां पे चेंजेस आता, ये जरा सा सोचो और मुझे बताओ। क्या बिल्कुल स्टेप इसी तरह से जाता या थोड़ा सा कहीं चेंजेस आता? यदि चेंजेस आता तो कहां पे आता, जरा बता सकते हो? तो देखो यार, MgCO3 को मैंने मान लो Na2CO3 से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, Na2CO3 से रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ पे MgCO3 के हीटिंग से जो MgO प्लस CO2, मतलब CO2 इस MgCO3 से भी आ रहा था, लेकिन जब मैं Na2CO3 ले लूंगा ना, तब ये वाला जो रिएक्शन हो रहा था, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों? सोडियम कार्बोनेट के हीटिंग का नो इफेक्ट, ऑलरेडी पढ़े हैं ना, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इस चार को हीट करने पे कोई इफेक्ट नहीं, नो रिएक्शन। तो
तो ये जो CO2 यहाँ से मिल रहा था ना वो भी नहीं मिलता, फिर आपको केवल NaSCO3 के हीटिंग से ही CO2 निकलना होता है और H2, और इस दोनों का मोल रेशियो मान लो दिया है 3:1, तो दिस बाय दिस 3:1 डायरेक्ट करके आंसर निकाला था, खत्म हो जाता अपना वहीं कहानी। और ऐसा फिर रहा था तो दोनों का सेम ही आ जाता है, देख सकते हो ये भी उतना ये भी उतना, तो रेशियो 1:1 आ जाता, 3:1 भी वो नहीं रहता। ठीक है ना, छोड़ो वो सवाल जो भी हो, मतलब मेन बताने का मकसद था कि यदि कोई ऐसा कार्बोनेट दे दिया जाए जिसका हीटिंग से कोई इफेक्ट नहीं होता है तो फिर उसको लिखेंगे ही नहीं, मिक्सचर में रहेगा लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसका रिएक्शन को लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो यार अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग यार नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये है, पहले मैं बता देता हूँ इस तरह का सवाल नीट में इतना डिफिकल्ट सवाल आने का चांसेस कम है, इसलिए वो बस बनाए तो कॉन्सेप्ट समझे कि अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, नेट वाले स्टूडेंट चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बाय द वे सीखें यार अभी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, इस तरह का एप्लीकेशन आप लोग को आगे अप्लाई करने में फिर इजी हो जाएगा। ठीक, यदि ये सब प्रॉब्लम आप लोग कर लेते हो खासकर नीट वाले एस्पिरेंट, तो फिर आगे जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा ना वो बहुत आप लोग आसानी से कर लोगे। तो इसीलिए अभी आप लोग को भी यार कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग यार अटेम्प्ट करें ईमानदारी से, और ईमानदारी से यार खुद से कोशिश करें। ठीक है ना, तो चलो यार वीडियो पॉज करके तुम लोग यार कोशिश करो पहले खुद से। 1.5 gram mixture of SiO2 and Fe2O3 on very strong heating leave a residue weighing 1.46 gram. The reaction responsible for loss of weight is Fe2O3 gives Fe3O4 plus O2. What is the percentage by mass of Fe2O3 in original mixture? देखो यार सवाल क्या है, मिक्सचर है किसका, SiO2 एंड Fe2O3, बहुत ही स्ट्रांग हीटिंग किया गया और स्ट्रांग हीटिंग करने के बाद हमें रेसिड्यू मिला। रेसिड्यू का मतलब जो रिएक्ट नहीं किया, जो रिएक्शन मिक्सर में बच गया, जो बच जाता, जो रिएक्ट नहीं करता है उसको हम लोग रेसिड्यू कर देते हैं। और जो रेसिड्यू मिला हमें उसका मास था 1.46 ग्राम और लिया कितना गया था 1.50 कर देता हूँ, 1.5 ग्राम बोलो या 1.50 ग्राम, मिक्सर लिया गया था 1.46 ग्राम का रेसिड्यू मिल रहा है, मतलब लॉस कितना का हुआ मास में 0.04 ग्राम का, 0.04 ग्राम का लॉस हुआ केवल। अब लॉस क्यों हो रहा नहीं हो रहा उससे अपने को मतलब नहीं, वो आगे पता चल जाएगा। द रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वेट इज गिवन। अब देखो यार लॉस इन जो मास हो रहा है 0.04 ग्राम का जो लॉस हुआ वो लॉस क्यों हुआ, उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा है, ये वाला Fe2O3 gives Fe3O4 plus O2। आगे व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3 इन ओरिजिनल मिक्सचर, आपको बताना है कि ओरिजिनल मिक्सचर जो था 1.50 ग्राम का उसमें Fe2O3 का मास क्या था, समझ रहे हो ना। तो चलो यार वीडियो को पॉज करो और तुम स्टार्ट हो जाओ। अब मैं बताता हूं आप लोगों को किस तरह से इस तरह के सवाल को कर रहे हैं। अच्छा SiO2 के बारे में कुछ नहीं दिया है, जब नहीं दिया है कुछ तो क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे SiO2 का कुछ नहीं हो रहा है। Si2 सिलिका, रेत समझते हो ना, सैंड, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है सिलिका। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी उसका कुछ नहीं होता। तो SiO2 का कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ तो एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Fe2O3 जो था उसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे Fe3O4 और प्लस O2 में। अच्छा लॉस इन मास क्यों हुआ समझ में आया अब, O2 क्या है, गैस है, गैस है तो ये उड़ के भाग जाएगा, समझे ना। तो चलो यार ऐसा यदि हो रहा है तो अब हम लोग जानते हैं परसेंटेज बाय मास क्या होगा Fe2O3 का। तो हमारे पास Fe2O3 था, SiO2 भी था, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की हमें मिला Fe3O4 प्लस O2। सबसे पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। चलो इसको भी हटा दो SiO2 को, Fe3 है इधर Fe2 है, क्या करा जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आयरन इधर भी हो गया, ऑक्सीजन 3 या 9 हो गया, इधर 4 2 जा 8 और 8 2 10, इधर तो ज़्यादा हो गया, एक काम करो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऑक्सीजन है इधर, 8 8 1 9, आयरन भी 6 आयरन भी 6, हो गया रिएक्शन बैलेंस हैप्पी। हाँ अब आगे बताओ, हमें 1.50 ग्राम मिक्सर का वेट दिया था, हमें बताना था इस मिक्सर में Fe2O3 का मास कितना होगा। क्या करा जाए, जब नहीं दिया तो x ग्राम मान लेते हैं, ठीक है ना, ये x ग्राम है, समझना यार तुम लोग। अब हमें लॉस इन मास दिया है, इंपॉर्टेंट है एक चीज, क्या इंपॉर्टेंट है, जो मास में लॉस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन ही तो गैस से उड़ के भाग जाएगा, Fe3O4 ये सॉलिड है। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना यार, इससे पहले भी मैं बताया हूं, आज फिर से बता रहा हूं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो सब के सब सॉलिड होते हैं।
ठीक है ना? हाँ वेरी गुड यार। चलो तुम लोग समझ रहे हो। Fe3O4 सॉलिड होता है, ये हाफ O2 हो गया। तो अब हमें बताना है, अच्छा हमें O2 का एक्चुअली मास दे। यदि सवाल में देखो ना, जो लॉस इन मास है वो O2 का, और कितना है 0.04 ग्राम, क्योंकि 1.50 ग्राम था जिसमें से बचा हमारे पास केवल 1.46 ग्राम, 0.04 गया वो। यानी हमें यहाँ पे x ग्राम माने तो इसका मोल्स मतलब इसका मास O2 का यहाँ से कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ x, बस ये कैलकुलेट कर लो, उसको इक्वेट कर देंगे 0.04 से, काम हो जाएगा हमारा। चलो यार हमें वेट ऑफ O2 निकालना है। वेट तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हमें मोल्स में जाना पड़ेगा। इसके मोल्स से पहले इसके मोल्स में आना पड़ेगा, फिर इसके मोल्स को मैं मास में कन्वर्ट कर लूंगा। तो इसका मोल्स कितना होगा, तो मास हमने माना x ग्राम, अब ग्राम हटा देते हैं, बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो 50। याद है ना यार आयरन का एटॉमिक मास, याद होनी चाहिए यार तुम लोगों को, बहुत बार बता चुका हूं मैं। 56 प्लस 16 3 जा 48, 8 6 14 9 1 10, 104 हो रहा है, सही है। 8 6 14 1, सही है 104, ठीक है। तो इसका जो मोल्स आया x/104 आया। अब तुम लोग बता दे यार O2 का मोल्स कितना आएगा, कितना आ जाएगा O2 का मोल्स यहाँ से, तो जो कोफिशिएंट O2 का है वो पहले आएगा, नीचे में आएगा Fe2O3 का कोफिशिएंट जो कि 3 है, और फिर इनटू में हो जाएगा मोल्स ऑफ Fe2O3 जो है दैट इज x/104। कोई दिक्कत तो तुम लोगों को नहीं ना? अच्छा इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था शायद, ठीक है ना? नहीं ऑप्शन नहीं गिवन था, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिया था। हाँ मोल्स ऑफ O2 आया, हमें तो मास ऑफ O2 जरूरत है, तो मास ऑफ O2 कितना लिखेंगे, तो मोल्स हमें पता है, मास कितना हो जाएगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, करो ना यार। एंड दिस इक्वल टू क्या आना चाहिए 0.04 ग्राम। अब बताओ यार, अब बताओ x का वैल्यू निकल आएगा, x का वैल्यू निकल आया तो Fe2O3 का परसेंटेज नहीं बता देंगे, टोटल मास मिक्सचर का था 1.50 ग्राम। x का वैल्यू निकालो यार, जल्दी से करो तुम लोग। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको यार एक काम करता हूँ मैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 भी ऊपर चला जाएगा, 104 भी ऊपर चला जाएगा, उसको 4/100 कर देता हूँ, ठीक है। और ये 32 नीचे आ जाएगा, जो कट रहा है काट दो, ये 4 8 जा, ये 2 4 जा, फिर ये 4 से इधर से भी उड़ जाएगा, 4 से 4 2 जा 8 4 6 जा 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 और अपॉन में 100 बच रहा है केवल। चलो यार देखो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 78 अपॉन 100 दैट इज 0.78 ग्राम। सही है क्या यार, कुछ गलत हो गया लग रहा है मुझे। x का वैल्यू 78 अपॉन 100 दैट इज 0.78 ग्राम आ गया। अच्छा हाँ तो शायद सही है, रुको यार मैं आंसर देख लेता हूँ क्या आना चाहिए। नहीं कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, अरे यार यहाँ पे देखो यार Fe2O3 का यहाँ पे 56 इंटू 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे मास मैंने मॉलिक्यूलर मास गलती निकाल दिया, सॉरी इसके लिए। चलो यार ऑफलाइन क्लासेस होते तो तुम लोग बताते मुझे, यहाँ मैं अकेला हूँ बेचारा। कितना हो गया 112 प्लस 48, 112 प्लस 48 कितना हो जाता है 160, 160 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 160 हो जाएगा x अपॉन 160। चलो चेंज कर लो यार, जहाँ जहाँ करना था थोड़ा सा फिर से करना पड़ेगा यार, कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ तुरंत। रुको यार ये मिटा ही देता हूँ मैं। चलो इसका मोल्स कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ O2 तो हाफ बाय में 3 इंटू में x अपॉन 160, ये मोल्स हो गया। और यहाँ पे वेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 32 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0.04, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 160 इंटू 4 अपॉन में 100 और नीचे में 32 ले आओ, ठीक है। अब जो कट रहा काट दो जल्दी से, 1 0 1 0 उड़ा दो यहाँ से, 16 2 जा उड़ गया, 2 से उड़ गया, 4 3 जा 12/10 बजा दैट इज 1.2 ग्राम। x का वैल्यू कितना आ गया, Fe2O3 का मास आ गया 1.2 ग्राम। अब हमें बताना था परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3। तो Fe2O3 का परसेंटेज बाय मास, तो सैंपल था 1.50 ग्राम का, उसमें से Fe2O3 कितना आया 1.2 ग्राम आया और टोटल मास 1.5, परसेंटेज कितना हो गया, ये पॉइंट उड़ गया, 15 से उड़ा दो यार, 5 3 जा 5 2 जा 23 4 जा 80%।
समझे? तो इस तरह से यार कभी कभी मान लो यार कोई हीटिंग इफेक्ट में या कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो SiO2 कहीं यूज आया नहीं आया, तो इसलिए आप लोग को यार हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसा भी दो जो केवल कंफ्यूज करने के लिए दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको अपने पे भरोसा रखना है, ठीक है? तो अब आप लोग नोट कर लो इसे। नेक्स्ट देखो यार एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे उससे पहले हेडिंग मैंने डाला परसेंटेज प्योरिटी। तो देखो यार कुछ बुक्स में आपको हो सकता है, बुक्स में तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ स्टडी मटेरियल्स में आपको परसेंटेज प्योरिटी का एक टॉपिक दिखता है। तो ये टॉपिक को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना टॉपिक का नाम ये भी आप बना सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है ना? तो फिर भी मैं बता देता हूँ परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है। मान लिया हमारे पास कोई सैंपल जो क्वेश्चन में एक चॉक है, ये चॉक है, ठीक है? इस चॉक में क्या हो 100% ये चॉक प्योर नहीं हुआ। चॉक प्योर होने का मतलब समझ लो, चॉक का यदि मैं पूछूं क्या से बना होता है, कंपोनेंट क्या होता है, क्या बोलोगे? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये जो चॉक है ना, ये प्योरली कैल्शियम कार्बोनेट 100% हो, इसमें ऐसा जरूरी कुछ इसमें इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं। तो मान लो ये चॉक सैंपल 100 ग्राम है और 100 ग्राम मान लिया 10 ग्राम है, ठीक? तो 10 ग्राम में हो सकता है 1 ग्राम 2 ग्राम इंप्योरिटीज होगा, बाकी 8 ग्राम प्योर फॉर्म होगा। तो आपको यही बताना है कि इसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, या फिर हो सकता है इंप्योरिटीज इसमें कितना है, ये बताना हो सकता है। तो ये प्योरिटी और इंप्योरिटी हम लोग कैसे बताते हैं? तो हम लोग इसको रिएक्शन करवा देते हैं किसी सब्सटेंस से जिससे ये रिएक्ट करता है ना, उससे मैं रिएक्ट करवा देता हूँ इसे, और रिएक्शन में हमें पता है कि इंप्योरिटी जो होता है ना वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए ना, तो आप ये एज्यूम कर लेना कि जो इंप्योरिटीज है ना वो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, ठीक है? तो जो इंप्योरिटी है वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, केवल जो प्योर सब्सटेंस होगा, जो प्योर है वो रिएक्ट कर रहा होगा। तो उस बेसिस पे हम लोग स्टियोमेट्रिक जो हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं कि इसमें प्योर कितना है और इम्प्योर पार्ट कितना है इस गिवन सैंपल में। तो चलो यार आप देखो, मान लो हमें परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला परसेंटेज प्योरिटी का? एक्चुअल मास ऑफ सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस और वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब प्योर जो सब्सटेंस उसका मास कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल और इनटू 100 कर देंगे, यही हो जाएगा परसेंटेज इंप्योरिटी। जब भी परसेंटेज इंप्योरिटी सॉरी परसेंटेज प्योरिटी निकालना तो प्योर सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू परसेंटेज इंप्योरिटी पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस और वेट ऑफ इंप्योरिटीज डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100, बस यही करते हैं अपने को, ठीक है? तो चलो यार आप ये सवाल है, आपको वीडियो पॉज करके इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। देखो यार क्वेश्चन क्या है, a chalk sample exactly requires 17.52 gram HCl for complete reaction. 17.52 gram HCl का रिक्वायरमेंट है for complete reaction with all calcium carbonate present in it। अच्छा, chalk sample में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, तो chalk sample को रिएक्ट कराया जा रहा है किसके साथ, HCl के साथ। कितने HCl के साथ, ये क्वेश्चन में गिवन है 17.52 gram HCl के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है for complete reaction। complete reaction का मतलब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा सभी रिएक्टेंट, ये मतलब है। विद ऑल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट HCl सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। इफ द chalk sample is 72%, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि chalk sample 72% प्योर है, इसका मतलब ये यदि 100 ग्राम सैंपल लिया गया था chalk का, तो 100 में से 72 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा, बाकी 28 ग्राम क्या रहा होगा, इंप्योरिटीज रहा होगा। तो आपको पता है ना मास ऑफ सैंपल टेकन इज, यानी जो chalk सैंपल लिया गया था इसका मास क्या होगा ये बताना है। कैसे बताया जाए, तो देखो फिर से आपको वही रिएक्शन का हल लेना पड़ेगा। चलो यार समझना इस क्वेश्चन को, तुम लोग यदि कर सकते हो तो पहले कोशिश करना, ठीक है? नहीं कर सकते तो फिर नहीं, यदि सॉल्व होता है तो फिर सॉल्यूशन पे आपके पास आना। चॉक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, HCl के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको रिएक्शन लिखने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम है रिएक्शन लिखने में दिक्कत आ सकती है, बाय द वे ये सब आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना था रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ ठीक किए, देखो रिएक्शन लिखने का तरीका होता है कैल्शियम HCl, यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना देगा, इसका कैटायन वाला पार्ट कैल्शियम, इसका एनायन Cl माइनस, कैटायन एनायन को भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CaCl। अब यहाँ पे एनायन पार्ट है CO3 2 माइनस और यहाँ पे H प्लस।
H प्लस और CO3 2 माइनस यदि मिलता है ये क्या बनाता है बता दो यार तुम लोग, 2 माइनस होता है ना, और इसका प्लस कौन होता है, फार्मूला क्या बनेगा H2CO3। और तुम लोग यार अभी थोड़ी देर पहले बताए थे यदि कहीं H2CO3 बनता है तो इसे आपको ब्रेक डाउन कर देना है H2O एंड CO2 में। हाँ वहां पे बोले थे हीटिंग करने पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हीटिंग करने पे ही H2CO3 H2 एंड CO2 में ब्रेक करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप डायरेक्टली भी H2CO3 को H2O प्लस CO2 में, जहां भी H2CO3 मिल रहा है ना तो आप ब्रेक डाउन कर देना उसको H2 एंड CO2 में, ठीक है ना, यही नहीं कहीं भी। अभी हीटिंग इफेक्ट में भी देखते हैं H2CO3 मिलता H2 एंड CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी मिल रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। चलो ठीक है, अब सवाल आगे क्या करता है, इस चॉक सैंपल, ये एक्चुअली चॉक सैंपल है, ठीक है ना। अब इसमें प्योर कितना है हमें नहीं पता, इट रिक्वायर्स एक्जेक्टली 17.52 ग्राम HCl, इतना ग्राम HCl है, और चॉक सैंपल इज 72% प्योर है, ठीक है। द मास ऑफ सैंपल टेकन इज, इस चॉक सैंपल का मास कितना होगा ये हमें बताना है। तो यदि इसको 17.52 ग्राम HCl का जरूरत पड़ रहा है तो पहले हम ये जानते हैं कि इतने HCl के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत कितना पड़ने वाला है, समझे। यानी 17.52 ग्राम के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कितना जरूरत पड़ने वाला है, कैसे निकालेंगे। तो यदि हमें इसका मास निकालना है तो उसके लिए हमें पहले मोल्स में जाना पड़ेगा, फिर इसके मास का हमें पता चलेगा। तो चलो यार मोल्स निकालो पहले। तो पहले इसका मोल्स HCl में कितना होगा, यहाँ से 17.52 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 35.5, 36.5, ठीक है। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये 17.5 ये 35 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है ना, थोड़ा सा। चलो इसको एज इट इज रहने दो, या फिर एक काम करो ना, ये अप्रॉक्सीमेट 2 या चला जाएगा अप्रॉक्सीमेट, तो इसको 1/2 लिख देता हूं मैं, अप्रॉक्सीमेट 1/2 हो जाएगा, दैट इज 0.5। अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो, बहुत जरूरी है रिएक्शन को बैलेंस करना भी मोल कॉन्सेप्ट में। कैल्शियम एक कार्बन एक इधर है, कार्बन एक उधर है, 3 इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उधर 3 है, H एक है, H उधर 2 है। H यार बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को पहले बैलेंस कर दो, यहां पे 2 लगा लो तो हाइड्रोजन भी दो, अच्छा तो अब हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इसका मोल आया अप्रॉक्सीमेट 0.5 की, मैं अप्रॉक्स वैल्यू लिखता हूं, इसको अप्रॉक्स बोल दिया, ठीक है ना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं मैं। यदि 18 होता तो 36 से कटता, मतलब 18 पॉइंट समथिंग नाम होता ना तो ये पूरी तरह से कट जाता, मतलब 18.25 यहाँ पे वैल्यू होता तो ये 36.50 कट जाता। क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे 18.25 ले लेते ना तो सवाल में और आसान रहता। कोई बात नहीं, मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके कर रहा हूँ, ये 0.5 मोल आ गया। यदि मोल्स ऑफ CaCO3 0.5 आ गया तो तुम ही लोग बता दो यार, तुम लोग बता दो कैल्शियम कार्बन का कितना मोल्स की जरूरत पड़ने वाला है। तो इसका 2 मोल में इसका 1 मोल का जरूरत पड़ने वाला है, इसका 0.5 मोल है, इसका कितना मोल का जरूरत पड़ेगा 0.25, दैट इज 1/4। यदि 0.25 मोल है तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना जरूरत पड़ने वाला है 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये मोल्स है, हमें मास चाहिए तो मास के कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 20, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास यहाँ पर रिएक्ट करेगा इस HCl के साथ वो है 25 ग्राम। ये 25 ग्राम CaCO3 जो है 17.52 ग्राम अप्रॉक्स से रिएक्ट करेगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया चॉक सैंपल जो लिया गया था ये 72% प्योर था, और हमें बताना है चॉक सैंपल का एग्जैक्ट मतलब कि जो मास लिया गया था वो कितना होगा, कैसे बताएंगे। अब ये मैथ्स केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री यहीं तक लगा था, इसके आगे मैथ्स है। अब तुम लोगों से यार हो जानी चाहिए, चलो यार बता दो अब तो आंसर कितना हो जाएगा। तो मान लो यार चॉक सैंपल हम जो लिए थे वो X ग्राम था और 72% प्योर है ना, यानी इसका जो X का 72% होगा वो कितना होना चाहिए, ये तो 25 ग्राम होगा, जैसे समझ लो। यदि टोटल चॉक सैंपल X माना, X का 72% जो था वही तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा, दैट इज 25 ग्राम। बस यही चीज यार समझना था लास्ट। और यहाँ से X का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 into 100 अपॉन में 72। अब ये वैल्यू एक्जैक्टली कितना हो जाएगा यार, तो मैं आंसर लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा आंसर।
देखो यार, एक क्वेश्चन JEE मेन 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। सवाल क्या है मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना और खुद से बनाना भी है यार। ये 1 ग्राम ऑफ अ कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट है M2CO3 है, M कौन सा मेटल है हमें नहीं पता। 1 ग्राम कार्बोनेट का लिया गया, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस 0.01186 मोल ऑफ CO2। यानी इसको जब हम लोग HCl के साथ ट्रीट कराएं तो यहाँ से CO2 बन रहा है। कितना CO2 बन रहा है गिवन है। मोलर मास ऑफ M2CO3 बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। चलो सबसे पहले यार M2CO3 आप लोग यार खुद से पहले ट्राई करो और बनना चाहिए यार ये सवाल। ऑलरेडी यार मैं इस तरह क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हूँ पहले भी। M2CO3 इसको HCl, अच्छा एक्सेस HCl से ट्रीट कराया गया है। एक्सेस का मतलब HCl कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा रिएक्शन में, जितना जरूरत पड़ने वाला उससे ज़्यादा दिया है, बस यही मतलब है, ठीक है। और इस तरह से समझ सकते हो एक्सेस ये है, इसका मतलब ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन ये कंज्यूम नहीं होने वाला, ये बच जाएगा, ये मतलब एक्सेस का। अच्छा ये बनाएगा क्या M2CO3 प्लस HCl। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए यार ये क्या प्रोडक्ट बना देगा यहाँ पे। तो ऑलरेडी यार तुम लोगों को बताया ना अभी क्या बनाता है। मेटल जो है वो Cl के साथ मिलकर क्या, देखो मेटल का वैलेंस क्या हो गया 2, सॉरी अच्छा मेटल का वैलेंस क्या होगा यहाँ बता सकते हो MCO3, CO3 का वैलेंस 2, मेटल का वैलेंस क्या रहा होगा 1। तभी तो देखो फॉर्मूला ऐसा बना M2CO3, इसका मतलब मेटल का वैलेंस क्या है 1, और मेटल का वैलेंस 1 है तो ये Cl के साथ कंबाइन करके MCl बना देगा, और प्लस HCO3 के साथ H2CO3 बनाएगा, जो कि फाइनली H2O प्लस CO2 में ब्रेक डाउन कर जाएगा। समझ में आया। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो यार जल्दी से। यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे भी 2 लगा लो, कार्बन इधर 1 उधर भी 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2 Cl 2 मेटल। अपना रिएक्शन हो गया बैलेंस। चलो अब हमें बताना क्या था, इसके 1 ग्राम से इसका कितना मोल बन रहा है ये हमें दिया हुआ है। CO2 का कितना मोल बन रहा है 0.01186, इतना मोल दिया है, इसका मोल्स दिया है। यार बहुत सिंपल हो गया सवाल। इसका 1 ग्राम दिया है, मोलर मास यदि m मान लो तो 1/m हो गया इसका मोल्स। इसके 1 मोल से CO2 का कितना मोल बन रहा है 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1/m से वो कितना बनना चाहिए 1/m ही बनना चाहिए ना, और 1/m को जस्ट इक्वेट कर देंगे CO2 का गिवन मोल से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए 1 मोल CO2 का 1 मोल, ठीक है। तो यदि मैं मोल्स ऑफ CO2 निकालना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ 1/m, इसका गिवन मोल कितना है 1/m है ना, तो CO2 का मोल्स में क्या लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ CO2 ऊपर, नीचे M2CO3 का कोफिशिएंट इनटू गिवन मोल्स ऑफ M2CO3 दैट इज 1/m, और यही वैल्यू तो दिया हुआ है 0.01186। समझ में आया। सवाल बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। अब m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m को इधर वैल्यू 1/0.01186। क्या करा जा सकता है, ये पॉइंट को हटाओ 1 2 3 4 0, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 1186। अब ये आंसर कितना हो जाना चाहिए 1186 तो नहीं आएगा। ये यदि 1000 होता, ये 1000 होता तो 10 टाइम्स कट जाता ना, लेकिन 1000 से ज़्यादा है तो 10 से कम ही वैल्यू मिलने वाला है। 10 से कम का मतलब गलत बोल दिया क्या, यदि ये 1000 होता तो 10 मिलता, कुछ गलती, अच्छा गलती हो गया। यहाँ पे ये 50 आ जाएगा, 0 पॉइंट था ना 00, ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 1 है बीच में, 1186 है। तो ये यदि 1000 होता तो 100 बनता ऊपर, लेकिन ये 100 से थोड़ा ज़्यादा है तो ये 100 से कम आ जाएगा, और 100 से कम एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन ये भी है और ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे मोस्ट एक्यूरेट कौन 84। कैलकुलेट करने से अच्छा यार जस्ट अप्रॉक्सीमेट करो और आंसर मारो, ठीक है। कुछ हो सकता है यार कैलकुलेशन में टाइम लगाएंगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी अपना चलाना है कि कैलकुलेशन से बचा जाए और हम अपना 1 मिनट समय बचा लें। कैलकुलेट करने जाओगे पूरा हाँ एक्सेक्ट आ रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन। यदि 1000 होता तो ये 100 होता, लेकिन ये वाला वैल्यू 1000 से थोड़ा ज़्यादा है तो ये 100 से थोड़ा सा कम होगा, और सबसे थोड़ा 100 से थोड़ा कम आंसर 84.3। समझे। तो चलो यार इस तरह के जितने भी वैराइटीज थे प्रॉब्लम्स के वो आज हमने देख लिया। तो अब आप लोग यार ये जो जितने क्वेश्चंस मैं एक्चुअली अभी समझो ना, तो एक तरह से मैं तुम लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ।
ठीक है। अब आप लोग को एक सीट इस लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा, जो कि आपको अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और आपके पास यदि कोई बुक है तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब इतना कुछ पढ़ा देने के बाद आपसे हर एक सवाल बनना चाहिए। अभी देखो यार, दो चीज़ अभी और मूल कॉन्सेप्ट में बचा हुआ है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है ना। एक है ईडियोमेट्री, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एक लेक्चर लगेगा अपने को, ठीक है ना। ईडियोमेट्री जिसमें हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखते हैं, कंबसन से रिलेटेड, बाकी हम चर्चा करेंगे आगे क्लास में। और दूसरा बचा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे जब आएंगे तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक। तो ये 2 पार्ट अभी मूल कॉन्सेप्ट बचा है अपना, हम बोल सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म टाइप जो था वो अपना कंप्लीट हो गया। एक लेक्चर और हम लोग लेंगे इस पे बेस्ड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, जो भी अब तक पढ़े ना, उस पर मिक्स्ड प्रॉब्लम जो है उसका एक लेक्चर में निपटा डालेंगे, ठीक। उसके बाद ईडियोमेट्री एक लेक्चर लगेगा अपने को, और फिर कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग लास्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 से 5 लेक्चर और लगेगा मूल कॉन्सेप्ट को ख़त्म होने में पूरी तरह से। तब तक आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे, ठीक है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर लंबा जा रहा है, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा चैप्टर है ना, जिसका एप्लीकेशन यार लास्ट तक आपको होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यार बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में पहले अच्छा से कमांड किया जाए। और इससे भी बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, आपको ये चैप्टर सिखाएगा पेशेंस रखना। प्लस केमिस्ट्री में जो माइंड सेटअप होता है बच्चों का 10th में, कि यार केवल थ्योरी पार्ट होता है, केवल रिएक्शन रटना होता है, वो सब चीज़ आप यहाँ हैंडल करना सीख जाओगे। इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे, देख रहे होगे कि यार हर जगह न्यूमेरिकल्स। केमिस्ट्री में तो यार बिल्कुल बदल ही गया है केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ आप लोग नया देख रहे हो, तो इसलिए यहाँ से पेशेंस आपको रखते हुए चलना है। 3, 4, 5 लेक्चर और आपको वेट करना, मैक्सिमम 5 लेक्चर जाएगा, मैक्सिमम जाएगा 4 लेक्चर तक मैं उम्मीद है खत्म हो जाएगा अपना जो भी मूल कॉन्सेप्ट का। और मैं बिल्कुल यार एडवांस लेवल को टच कर रहा हूँ, इसलिए इतना समय लग रहा है। यदि मैं जेईई मेन और नीट लेवल पे बात करूँ तो अपना अब तक कंप्लीट भी हो गया होता, लेकिन मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। और जितने भी छोटी छोटी बातें था ना, उसको भी मैं एक टॉपिक, एक हेडलाइन के तहत आपको बता रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ, ठीक। तो समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो अब आप देखोगे किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाकर, तो आपसे यूं ही बनने लगेगा, ठीक। अच्छे से अच्छे बुक आप उठाते हो, कोटा का टॉप जो भी फैकल्टीज़ के बुक से आप उठा के बना सकते हो, ठीक। बिंदास यार बिल्कुल बनेगा आपसे। तो अब हम यहाँ पे आप लोगों से विदा लेते हैं। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।